एंड फ्रेंड्स, तो ये जून 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नेट जेआरएफ का। इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें ये जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये कैंडिडेट ने जो भरा है वो उत्तर है, तो फिर इसको आप सही गलत मत समझना, ठीक है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, तो ये कंफर्म नहीं है। इसका जो आंसर की है उसको देख करके हमें पता चल पाएगा कि उत्तर सही है कि गलत है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो रिलेटेड था, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु गॉट अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक 5 ईयर्स। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया इन्होंने इस तरीके से टेबल बना करके दिया, मैथ्स का ही क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो इसमें हमें ये बताना था कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ़ द फीमेल्स हु आर अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो इसको पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि सभी 5 शहरों में कोविड-19 से प्रभावित होने वाली महिलाओं की औसत संख्या क्या थी। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, हालांकि अगर आपको ट्रिक्स पता रहेगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक नहीं पता रहेगा और वैसे जाओगे तो 5-7 मिनट या 10 मिनट भी लग सकता है। पूरा आप 2 घंटे इसी में बिता सकते हो सॉरी तो उसमें मतलब ये ध्यान दे करके जाना है। तो इसीलिए मैंने उस सिलेबस वाले वीडियो में बोला था कि अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत करो। आप जो 100 नंबर का वो आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर दो, ठीक है। इस पर भी मेहनत करो, लेकिन रीजनिंग या जो थियोरेटिकल पार्ट हैं जैसे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एनवायरनमेंट है, इन सब पे आप मेहनत करो। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गया, ये पहला क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से पूछा और इसी प्रश्न को इन्होंने बढ़ाया कि ये डी के संदर्भ में कोविड-19 से प्रभावित होने कुल प्रतिशतों की संख्या परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ। तो एक तो उन्होंने इस तरह से प्रश्न पूछा अनुपात वाला। अब देखो यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या पूछ रहा है, एवरेज। तो 2 चीज़ें इसने मिला दिया, रेशियो को एवरेज से मिला दिया। अब देखो रेशियो, एवरेज और परसेंटेज तीनों चीज़ इसमें मिला दिया है। मैथ्स के तीनों फॉर्म्स को इसने मिला दिया। अब इसने एक प्रश्न बनाया, अब सोचो तीनों चीज़ को मिला दिया। अब सोचो जो एक चीज़ पढ़ के आए हैं उनका क्या होगा। उन बेचारों को तो समझ में नहीं आएगा कि 5:3 दिया है तो उसको 5/3 ले सकते हैं कि नहीं। तो उनको ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे वीक अगर आपका मैथ्स है तो आपको छोड़ ही देना चाहिए मुझे लगता है। तो मैथ्स के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 5 हो ही गए, क्या 5 हो गए मुझे लग रहा। ये इसी में कोविड-19 वाले में ही इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए मैथ्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड हो सकता है ये, यूजीसी, ये यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर और यहाँ पे वो जो हम लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना था उसके बारे में देखो आ गया क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये यूजीसी, ये सीईसी ये किससे रिलेटेड है, एनपीटीईएल किससे रिलेटेड है, एआईसीटीई किससे रिलेटेड है और इग्नू। देखो यार इसमें ना जब 4 ऑप्शंस दिए हैं ना मिलान वाले में, ये बहुत आसान होता है। अब देखो एक ऑप्शन अगर आपको पता चल जाए ना तो चारों सही हो जाएंगे। अब इसमें इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं, अब तुम्हें गेस कर लेना है कि इग्नू क्या करवाती। इग्नू इंजीनियरिंग करवाती, नहीं। सर्टिफिकेट कोर्स करवाती, येस। और क्या, यूजी और पीजी लेवल का नॉन टेक्निकल कोर्स करवाती, येस। सेल्फ पेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग कोर्स करवाती है, लाइफ लॉन्ग तो नहीं करवाती यार, लेकिन कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि ये सर्टिफिकेट भी करवाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो करवाती है सिर्फ सर्टिफिकेट ही तो नहीं करवाती है, यूजी और पीजी का नॉन टेक्निकल कोर्स भी करवाती है, ठीक है। तो हम अगर इग्नू का डी है और इसमें मान लो इसका 3rd है, अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ इतना ही मान लो कि मान लिया 3rd है, ठीक है। उसके लिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है। और उसमें ऐसे ट्रिक्स, मान लो इसका सी का 3rd हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि सी वाले में 3rd कौन सा होगा। सी में 3rd कहाँ पे दिया हुआ, सी में 3rd दिया हुआ कि नहीं, सी में 3rd दिया ही नहीं, सॉरी डी में 3rd दिया हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो डी है इसका 3rd यहाँ पे दिया फर्स्ट वाले में। अब जब यहाँ पे डी 3rd हो गया तो अपना मिला लो कि ये 4th हो सकता है क्या, यूजीसी सीईसी है तो ये सेल्फ पेस्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू नहीं आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जब आप पढ़ोगे ना उस बुक को
और अब चैप्टर्स तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ये यूजीसी नेट और मूक और ये स्वयं, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेटर कौन सा है, नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा, स्वयं का, ठीक है, ये हमें बताना है। यूजी और पीजी लेवल का कोऑर्डिनेटर कौन है, इंजीनियरिंग टेक्निकल का कोऑर्डिनेटर कौन है, ये हमें बताना है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया, विच विल यू रेट एज गुड 21st सेंचुरी टीचर। 21st सेंचुरी के टीचर कौन से हो सकते हैं? पहला टीचर जो मेक नोट्स फ्रॉम वेरियस बुक्स एंड शेयर द जीरोक्स कॉपी नोट्स टू द स्टूडेंट लर्न देयर ओन। पहला तो उसने नोट्स बनवा दिया बुक का, उसके बाद फिर जीरोक्स कॉपी दे दिया स्टूडेंट को कि वो लोग अपना नोट्स खुद बनाएं। दूसरे टाइप का टीचर भी होता है, यूज़ प्रेजेंटेशन टूल और एक्सप्लेन्स डिस्कशन। पहले वो पीपीटी प्रेजेंट करता है, फिर डिस्कशन करवाता है। तीसरा, मेक नोट्स एंड राइट द इन्फॉर्मेशन बोर्ड एंड टेल्स स्टूडेंट टू कॉपी एंड रोट लर्न। तो वो पहले नोट्स बनवा देता है, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिखा देता है, फिर समझा देता है। फिर उसके बाद यूज़ प्रेजेंटेशन इनेबल्ड विद ग्राफिक वीडियो एनिमेशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। ये चौथे टाइप का टीचर है भाई, ये मेरे जैसा टीचर है। हालांकि मेरे ये जो टेक्नोलॉजी है ये मैंने किसी वीडियो में अभी तक किया नहीं, बट करूँगा, वीडियोज़ वगैरह एनिमेशन वगैरह डालूँगा। प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी वीडियोज़ बिफोर द क्लास एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम। क्या बात है। तो ये जो 21st सेंचुरी का टीचर होगा वो कैसा होगा, तो इसमें हमें छांट कर बताना। अब देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड जब आपने पढ़ा होगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन और टीचिंग के प्रकार के बारे में जब आप पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो हिंदी में भी दिया है, विभिन्न पुस्तकों से नोट्स तैयार करता है और उन्हें छात्रों के साथ नोट्स की जेरॉक्स कॉपी साझा करता है। तो हिंदी में भी दिया है, हिंदी में भी मौज करो आराम से। जिसका वो इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी में लिखें, लेकिन क्या थीसिस अलाउड है हिंदी में लिखना? एक बार देख लेना पता चले। ये हिंदी के भरोसे जाओ और से, हालांकि आजकल तो कई ट्रांसलेशन ऐप्स हैं, उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो सबसे पहले इसमें बताया गया, फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ लर्नर सेंट्रिक इफेक्टिव मॉडल फॉर ICT इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये असर्शन दिया हुआ, उसका रीज़न क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू वीडियोज़ एंड इन क्लासरूम्स टीचर गाइडेड डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन इन द फेस टू फेस मोड। तो ये पहला वाला जो इन्होंने बताया कि ये सेंटेंस दे दिया, सेकेंड वाला इसमें इन्होंने रीज़न दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ये पूछते हैं। अब देखो, ये टीचिंग और लर्निंग का ही है, लेकिन कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया उसमें नॉर्मल इस तरह से स्टेटमेंट्स दे दिए कि कौन कौन से सही है। दूसरे में इन्होंने क्या किया कि असर्शन और रीज़न टाइप का इन्होंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसमें आप देख लेना क्या है, ठीक है। मेरा ये जो मकसद है, सही गलत का अनुमान नहीं लगाना। मेरा ये मकसद है कि हम लोग PIQ को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन की रणनीति क्या होती है ये करना। हम ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि ये सही हो गया ये गलत हो गया, PIQ में हमें 100 नंबर में से 90 नंबर मिल गया, 30 नंबर या 10 नंबर मिला, ये नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगला है, एज पर कॉपीराइट लॉ फेयर यूज़ अलाउज टू लिमिटेड यूज़ कॉपीराइट वर्क। अब देखो, हम लोगों ने एथिक्स पढ़ा था ना, उसमें रिसर्च एथिक्स, तो ये वहाँ से शायद ये क्वेश्चन आ गया। कॉमर्शियल यूज़, एजुकेशनल पर्पस, मेकिंग वीडियोस, मेकिंग पेड ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो हम लोग रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एजुकेशन पर्पस के लिए तो हम कर सकते हैं। अब देखो, हिंदी कितना ज़्यादा कठिन बनाया है। कॉपीराइट कानून के अनुसार न्याय संगत उपयोग, फेयर यूज़। यार अंग्रेजी तो थोड़ा सा आसान है, हिंदी इतना कठिन ये लोग बढ़ाते हैं। किस कॉपीराइट का अगर इसने हिंदी दे दिया प्रतिलिप्याधिकार, कॉपीराइट का हिंदी है प्रतिलिप्याधिकार, अगर ये दे दिया तो कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपना अंग्रेजी भी देखो। कॉमर्शियल देखो, यूज समझ में आ रहा है कि यार कॉमर्शियल जिसमें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बट इसमें वाणिज्यिक उपयोग, शैक्षिक प्रयोजन, वीडियो का बनाना, भुगतान आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करना। मुझे तो ये दिक्कत है कि बेचारे ने वीडियो का बनाना लिखा है, वरना ये लिख सकते थे चलचित्र
चलचित्र प्रदर्शनी ऐसा कुछ बना सकते थे। हालांकि वो ये मेरा वीडियो देख करके चेंज कर लेंगे तो ये हिंदी वाले थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ सब हिंदी का प्रयोग करते हैं और ये गूगल पे डाल के सर्च करते हैं। तो मुझे लगता है ये इतना कठिन शब्द का याय संगत, यार फेयर यूज़ को याय संगत आप बोल रहे हो, किस तरह से, मतलब बच्चे समझ कैसे पाएंगे। हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन 4 quadrant format are to be made for covering the syllabi for 1 MOOC for 4 credits। तो कितने मॉड्यूल्स ई कंटेंट के होते हैं, ठीक है, 4। जो ये CBCS सिस्टम उसमें था ना, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में, उससे रिलेटेड यहाँ पे बता दिया कि कितने एक क्रेडिट में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, तो 4 क्रेडिट में, तो उसको यहाँ पे बताना है। अब ये देखो चतुष्क कोष्ठिका प्रारूप, इसको जो 4 क्रेडिट सिस्टम है CBCS सिस्टम, उसको इन्होंने क्वाड्रेंट फॉर्मेट को इसको उन्होंने चतुष्क कोष्ठिका प्रारूप में ई विषय वस्तु के कितने मॉड्यूल्स 4 क्रेडिट्स के मूक के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये किया हुआ। अगला इन्होंने बताया है कि डेटा व्यवस्था के मामले में गुणात्मक व्हेन इट कम्स टू डेटा अरेंजमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च मस्ट गार्ड अगेंस्ट द एरर। तो जब हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं तो गार्ड जो एरर होता है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, तो सेग्रीगेशन मेथड होता है, रिडक्शन, एक्सपेंशन, कंट्रोल, कौन सा मेथड हम लोग करते हैं। तो जब कूड़ा बीनना होता है तो आप क्या करते हो कि सारा कूड़ा अलग अलग कर देते हो, तो फिर उसमें में से प्लास्टिक अलग करते हो, लोहा अलग करते हो। तो ऐसे ही आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये सब मेथड्स जानना, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। पृथक्करण, लघुकरण, विस्तार, नियंत्रण। यहाँ पे कुछ शराब पी करके लोग घूम रहे बेवड़े, तो उनकी भी गंदी आवाज़ें इसमें आ रही हैं, तो उसके लिए सॉरी। Which of the following are advantages of personal interviews for research data? Which of the following are advantages of personal interviews for research data? तो पर्सनल इंटरव्यूज़ के कौन कौन से एडवांटेज है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पर्सनल अपीयरेंस डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट। मुझे लगता है मैं कभी यहाँ पे बैठ के वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। दिस इज़ माई लास्ट टाइम यार, बट अभी मजबूरी है, बनानी ही पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज? पर्सनल अपीयरेंस डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट। ट्रेनिंग द फील्ड स्टाफ इन एक्सपेंसिव। द मेथड इज़ फ्लेक्सिबल। इट परमिट्स ग्रेटर डेप्थ। द आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट कैन बी कंट्रोल। तो ये कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो सकते हैं? अब सोचो, ये जो रिसर्च मेथड्स था उसमें ये डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ये चीज़ आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस खुद भी सोचा जाता है। अगर मान लो आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, तो अगर आप उससे बात कर रहे हो, किसी ने पूछा कि हमें ये इस तरह का डेटा चाहिए, फिर आप उसके बारे में जान रहे हो, आप और भी ज़्यादा उसके डेप्थ में जा रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। और पता है, ये देखो यार, डीप में जाकर के इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोपस। अब स्कोपस क्या है कि एक यहाँ पे बुक्स वगैरह खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एल्सवियर है, एल्सवियर के अंदर ये स्कोपस पाया जाता है, ठीक है। अब ये जब आप रिसर्च पेपर्स सर्च करते हो, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में सिलेबस वाले में, स्प्रिंगर और सब चीज़ें, तो ये एल्सवियर के अंदर ही स्कोपस पाया जाता है, इसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना डीप ये पूछ रहा है यार। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो छोड़ने होते हैं, जो आपके टाइम वेस्ट करवाने के लिए होते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक कला है ना। अगला है 14 क्वेश्चन।
Multivariate studies demand larger samples than univariate studies. Multivariate studies do not analyze the data sets involving several responses. तो ये इसके बारे में, ये किससे आया है, टाइप्स ऑफ स्टडीज़, किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं हम लोग, रिसर्च के अंदर ही ये क्वेश्चन आया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हाट डज द वर्ड ऑन्टोलॉजी रेफर टू। अब देखो ये ऑन्टोलॉजी वर्ड, अब अगर ये या तो आता है ऑन्टोलॉजी या तो नहीं आता है, इसमें आप कुछ भी मेथड्स नहीं, जितना आप सोच सकते हो ना सारे वर्ड्स इन्होंने डाल रखे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों भी ये लोग पूछ लेते हैं। एंड इफेक्टिवली, अब देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर विल इंश्योर। अब जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटिव टीचर होता है वो क्या क्या इंश्योर करता है, इन्फॉर्मेटिव इन लर्निंग, और उसके बाद फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, चेंजेस इन पर्सनल आइडियाज़, कल्चरल इंटरवेंशंस, इंटीग्रेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो एक जो सही टीचर होता है, प्रभावी टीचर होता है, वो इन सब चीज़ों को शामिल करता है। सो इन कम्युनिकेशन, अब देखो कम्युनिकेशन वाला पार्ट इसमें आ गया। इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन। कम्युनिकेशन जब होता है उसमें मैसेज का जो इंटरप्रिटेशन होता है किस पे डिपेंड होता है। देखो ट्रांसमिशन स्पीड, अब यार स्पीड से क्या लेना देना, उसमें इंटरप्रिटेशन तो तब होगा ना जब मैसेज मिल जाएगा, मैसेज मिलने से पहले इंटरप्रिटेशन, तो स्पीड का क्या, जब वो पहुंच जाएगा मैसेज। दूसरा टाइप ऑफ चैनल, किस माध्यम से भेज रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य माध्यम, तो इसमें इंटरप्रिटेशन थोड़ा ना होगा कि पोस्ट से भेज रहे हो या किसी और चीज़ से भेज रहे हो। ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसमें दो ही सही हैं, तो ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन किस क्रम में दिया है। दूसरा कंटेंट कैरेक्टर, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, हो सकता है आप पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो मुझे मेरे हिसाब से ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट कैरेक्टर, ये अगर दो चीज़ हैं तो उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, ये डिपेंड करता है। बाकी ये चैनल और स्पीड मुझे नहीं लगता, बाकी आप देख लेना, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज बैलेंस टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेस्ट, ओपन टेस्ट, क्लोज टेस्ट। ये किस तरह से होते हैं, तो जब आप कम्युनिकेशन को पढ़ो तो इतने डीप में जा कर के आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना होगा। अगला, लैक ऑफ वोकेबुलरी कैन बी सीरियस डिफिशियंसी इन कम्युनिकेशन, वंस वोकेबुलरी नीड नॉट टू कॉम्प्लेक्स और सिंपल फॉर कम्युनिकेशन। अब देखो जो वोकेबुलरी होते हैं वो, अब इसमें हिंदी शब्दों के भंडार का अभाव संप्रेषण में गंभीर अपूर्णता, कि अगर कोई ऐसा मैसेज दिया है उसमें बहुत कम वर्ड्स हैं तो फिर कई बार एक अपूर्णता हो सकती है कि यार पूरा नहीं है। और दूसरा, कई बार शब्द के भंडार बहुत ज़्यादा सरल हो जाएं तो भी कठिन हो जाते हैं। तो ये सही है कि गलत हैं, इसको बताना है। अब इसमें इन्होंने कम्युनिकेशन कोड्स दिया है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उसको मिलाने के लिए बोला। तो इस तरह से इन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और आज मुझे लग रहा 12 बज जाएंगे। तो नेक्स्ट इज़, देखो अभी यहाँ पे मैथ्स के कुछ, सॉरी रीजनिंग, आई थिंक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन दिया 1427 सेक्शन। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है ना, पहली बार इस क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करोगे ना, आपका 5-7 मिनट चला जाएगा। हर मिनट बहुत कीमती है वहाँ यार, बहुत कीमती हर मिनट। तो वहाँ पे जा कर के अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अच्छा, मैथ्स वाले क्वेश्चंस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ ट्रिक्स लगाए। अगर ट्रिक्स नहीं पता है तो आपका ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो अगर ट्रिक्स पता है तो धड़ाधड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो सकता है कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 4, ये ऐसा हो सकता है कि 4 आएगा, 4 का फिर स्क्वायर हो गया। अगला क्या करोगे, 5 का क्यूब। अच्छा, एक और भी ट्रिक होता है कि 5 का हम कुछ भी करें ना, ये इसमें 5 का 125 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर 5 आएगा ना तो 125, क्योंकि इसके लास्ट में और इन तीनों के लास्ट में 5 है ही नहीं। तो 5 का कुछ भी हम करते हैं तो या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तो मुझे लगता है डी ही होगा। और इसमें इन्होंने क्या किया, 5 का
क्यूब कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने 6 का स्क्वायर किया, फिर 7 का इन्होंने क्यूब किया, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो हाँ, तो इस तरह से इन्होंने किया है, पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब कर दिया, 1 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब फिर 6 का क्यूब। तो ये जो मेथड है ना, ये पहले आपको पढ़ना होगा, वरना वहाँ जा कर के करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये सब ट्रिक्स लगा सकते हो कि यहाँ देखा 5 आएगा तो 5 का ये जो ना, मतलब ये लग जाएगा, लेकिन वो भी प्रैक्टिस से ही आता है यार, ऐसे नहीं आ जाता, तो मज़ा आएगा। अब ये देखो यहाँ पे ये बताया गया, हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। किसी व्यक्ति ने सरल ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ राशि जमा की, ठीक है, 3% के इंटरेस्ट पे उन्होंने कुछ राशि जमा कर दी। वह 2% अधिक दर से राशि जमा किया होता तो उसे 360 रुपये और अधिक मिला होता। जमा की गई राशि बताओ। अब जा कर के वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे, P+1 R/100 to the power T, इस तरह से लगाओगे तो निकलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ट्रिक्स किए ना तो कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि टाइम निकाल पाना, तो मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं ये सिखा दूंगा, और ना ये अभी ऐसे मैं बता भी नहीं सकता, मतलब मुंह से बोल करके। तो ये देखो, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 40। अब देखो उसमें बताया भी था मैंने, सिलेबस वाले में भी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब रट के चलो जाओगे, 40 का पता चलो उसने 20 जान लिया, तो फिर ये n+1 ऐसे ढेर सारे करके फार्मूले होते हैं, एक बार देख लेना, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 2 लगातार छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपये की अंकित कीमत वाली एक कमीज 105 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट का मान 12.5 रुपये है तो प्रथम छूट का मान क्या है। तो ये जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, ये भी यार ट्रिक पे आधारित है। ये ट्रिक्स हैं, अगर ट्रिक्स आपको पता चले ना, मिनिमम 10 to 20 सेकेंड्स ही लगेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में। और लेकिन प्रैक्टिस तो आपको घंटों करना पड़ेगा। एक व्यक्ति साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में, तो इस तरह से क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए। तो सोच लो, जिसको मैथ्स नहीं आता उसके लिए डीप हो सकता है। बाकी जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो तो धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चंस को लगाते होंगे। तो यह इसमें बता रहे हैं, इन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ एपोजिशन इफ़ द सम P इज सम इज। तो इसमें कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े कलम हैं, कुछ पेंसिलें लड़की है, कुछ लड़कियां पुरुष हैं, तो कुछ पुरुष पेड़ हैं। तो इस तरीके से बताने वाले क्वेश्चंस आ गए, ये भी मज़ेदार ही होते हैं। इसका भी बेन डायग्राम वगैरह बना करके फिर करना होता है। अगर आपने बेन डायग्राम वगैरह नहीं बनाया तो अक्सर ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैलेसी इन्वॉल्व्स डिफेक्टिव इंडक्शन। तो फैलेसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इसमें आ गया दोस्तपूर्ण। और ये क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन लाइकनेस ड्रॉन बिटवीन 2 or more entities in 1 or more respects. There could be argumentative as well as non-argumentative use of analogy. तो यहाँ पे इसमें ये 2 चीज़ों इन्होंने बता रखी हैं। तो वो जो हम लोग रीजनिंग के बारे में बता रहे थे ना, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये रीजनिंग के बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया। जिसको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी में प्रॉब्लम हो तो हिंदी वाले अंग्रेजी ज़रूर ही पढ़ें यार, क्योंकि कई बार वो गलत हिंदी लिख देते हैं। तो आपको लग रहा हो कि वो क्वेश्चन वो हो, लेकिन कई बार वो गलत हिंदी लिखते हैं, अक्सर ही गलत लिखते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही गलत हो जाता है। वो जो क्लासिकल हम लोगों को एंशिएंट पढ़ना था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्लासिकल इंडियन स्कूल में लॉजिक क्या है, न्याय का मतलब क्या होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ट्रू मिडिल टर्म। हेतु के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ नॉलेज एंड हिथेरतो अनसीन ऑब्जेक्ट is known through cognition of its similarity in some respect with the already seen object when some comes across that hitherto unseen subject.
जब भी आप कोई अनजानी वस्तु देखते हो ना, उसके बाद फिर आप पुरानी कोई देखी हुई वस्तु से उसका तुलना करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो ये परसेप्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि हिंदू ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, तो ये परसेप्शन बन जाता है। जबकि हो सकता है वो जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो वो दूसरे तरह का हो, तो इस तरह से हम परसेप्शंस बनाते हैं। अरे परसेप्शंस हो सकता है, ठीक है। हाँ, विद रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कैचे मेमोरी। अब देखो कैचे मेमोरी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो ये कंफ्यूज करके प्राण ले लेगा तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखो एकदम इतना सिंपल चीज़ है ना, कैचे मेमोरी सबको ही पता होता है, तो अब इसके बारे में पढ़ना और इसका आंसर देना। तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछते ये लोग। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अवेयर होता है चीज़ों के बारे में तो जान जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड असर्शन और रीजन इसमें आ गया। ई गवर्नेंस इज़ रिगार्डेड एज द ICT इनेबल्ड सिस्टम इन द अचीविंग गुड गवर्नेंस। अब देखो ई गवर्नेंस जो होता है गुड गवर्नेंस को अचीव करने में सहायक होता है, ठीक है, जिसमें ICT का रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़ रीज़न दे रहा है, एम्पैथी इज़ वन ऑफ द डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ ई गवर्नेंस। ये कौन सी बात हो गई? ये बोल रहा है कि ई गवर्नेंस में एम्पैथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एम्पैथी ई गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट नहीं होता, एम्पैथी गुड गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसने रीज़न गलत दे दिया, तो गुड गवर्नेंस में एम्पैथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एम्पैथी मतलब होता है कि किसी दूसरे के दुख को आप अनुभूत कर सकें, उसको समझ सकें कि कोई भी बेचारा आ रहा है, बहुत दुखी है, पीड़ित है, तो उस व्यक्ति का दुख आप समझ सकें, तभी तो उसका निराकरण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया था। अब देखो इसमें इतना अच्छा बताया गया है कि इफ़ यू हैव स्टोरेज डिवाइस विद द कैपेसिटी ऑफ 16 गीगाबाइट, 16 GB का आपके पास एक डिवाइस है, सो हाउ मेनी 32 KB फाइल्स कैन बी फिट इन योर डिवाइस। तो 32 KB के कितने फाइल्स आप अपने डिवाइस में रख सकते हो, ठीक है। तो इस जो GB को है उसको आपको KB में कन्वर्ट करना होगा, अपने आप पता चल जाएगा। और ये जो 32 KB है इसको आप 16 KB के 2 पार्ट कर देना, बस चल जाएगा। हाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग मूरे। कंप्यूटिंग के इतिहास में मूरे का नियम कहता है कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स अर्थात IC चिप्स की संख्या प्रत्येक 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है, जिसका आशय यह है कि कंप्यूटर प्रत्येक 2 वर्षों में 2 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि IC का जो इतिहास है, कंप्यूटर का जो इतिहास है, उसमें IC जो है हर 2 साल में दुगना हो जाता है, जिससे जो कंप्यूटर होता है वो पावरफुल हो जाता है। तो मूरे के अनुसार अब से आगे कितने वर्षों में कंप्यूटर उससे 32 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जितने कि वे अब हैं। 2 के पावर कितना पावर करोगे कि वो 32 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो 2 to the पावर अगर 5 कर दें तो 32 हो सकता है, 32 बना जाता है। लेकिन अगर आज 2 है तब वो 32 गुना होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे फिर IC से रिलेटेड चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ICT से ही पूछा जा रहा है, ये तो इन्होंने तो इसमें मैथ्स भी लगा दिया मुझे तो लगता है यार कंप्यूटर और मैथ्स ये दोनों मिक्स करके इन्होंने पूछा। ICT वाले में भी ये मैथ्स पूछ रहे हैं, ये जो GB और गी और ये बाइट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें भी मैथ्स ही है। और इसमें ये जो मूरे के ला में इसमें भी मैथ्स इन्होंने ला दिया। An IC is a collection of several circuits packed on single chip. The invention of ICs in the history of computer led to. तो इस IC से कुछ ज़्यादा ही इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए, इतना प्यार है इन्हें IC से। अब देखो यहाँ पे बताया गया which of the following is a chemical treatment process of water waste treatment। तो केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है कि केमिकल डालकर कैसे उसको पानी को शुद्ध किया जाए। तो देखो यार सेडिमेंटेशन इसमें बताया गया कि तल छटन, कि मतलब पानी को रख दो, उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो बैठ जाएंगे। दूसरा लेकिन इसमें केमिकल का उपयोग करना है। न्यूट्रलाइजेशन, अगर वो एसिडिक वाटर है ना और उसमें कुछ बेस मिला दिया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है वातन, एरेशन,
अगला है एब्जॉर्प्शन, कि उसमें जो कमियां हैं उसको छान दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो केमिकल में मुझे न्यूट्रलाइजेशन ही लग रहा है, बाकी आपको जो लगे अपने हिसाब से देखना। कि ये सब मैं अपने ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, तो याद करके नहीं चले जाना इसको। और इसमें जो आंसर्स दिए हैं वो सब गलत हैं, ऐसा मान के चलो, क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं अपना डाला होगा। वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, कोरोना 19। अब देखो ये ऐसे जीके के सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये गोवर्धन, आईसीटी से गोवर्धन पे पहुंच गए। दरअसल इसलिए गोवर्धन वाला है क्योंकि वो पर्यावरण वाला भी हमें पढ़ना था, ठीक है। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से ग्रामीण भारत में मवेशी और अन्य जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट पर लक्षित गोवर्धन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। तो इसमें जो ये गोवर्धन स्कीम है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है उसके बारे में इसमें पूछ रहे हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें गोवर्धन में लगी हुई हैं। सारी मिनिस्ट्रीज आजकल गोवर्धन में ही लगी हुई हैं, तो इसमें सारी मिनिस्ट्री चूज़ कर लो अगर दिया हो। क्योंकि सारे ही लगे हुए हैं, गोवर्धन और गाय, इन सब चीज़ों। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर इसमें असर्शन और रीज़न दिया। फोटोकेमिकल स्मोक कॉज द आई इरिटेशन। जो स्मोक होता है ना सर्दियों में, क्या होता है, देखो जब आप शहरों में रहते हो तो धुंध नहीं होता है, धूम कोहरा होता है। धूम कोहरा, धूम मतलब धुएं से उत्पन्न होने वाला कोहरा, तो इसको बोलते हैं स्मोक प्लस फॉग, तो हो जाता है स्मॉग, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह होता है उसके धुआं से निकलने वाला होता है, वो आँखों में जलन पैदा करती हैं। अब इसमें बता रहा फोटोकेमिकल स्मोक हैज़ ओजोन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब वो बता रहा है कि जो केमिकल होता है, स्मोक होता है, उसमें ओजोन होता है। तो ये आपको पढ़ना होगा अपने पर्यावरण वाले में कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये देखो यहाँ हिंदी में धूम कोहरा दिया है। नेक्स्ट इज हरिकेन्स आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेचुरल डिजास्टर। ये हरिकेन यार भारत में नहीं आता, तब भी इन्होंने पूछ रखा है। यह अमेरिका वगैरह के साइड में आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन विद द मैंने लग रहा है गलत बोल दिया। विद द सरफेस विंड स्पीड्स इन द एक्सेस ऑफ अबाउट। तो ये इसमें पूछ रहा है कि स्पीड कितनी होती है हरिकेन्स की। प्रवंचन, दरअसल ये जो उष्णकटिबंधीय ये साइक्लोन्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हम लोग तो साइक्लोन्स ही बोलते हैं, बट कई ऐसे देश होते हैं जो उसको हरिकेन बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं, तो इसीलिए मैंने बोला। जब बहुत भयंकर होती है ना, तूफान की बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी स्पीड, तब उसको बोलते हैं हरिकेन। वैल्यू एजुकेशन इज़ नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। जो वैल्यू एजुकेशन होता है जिसमें नीतियाँ पढ़ाई जाती हैं, एथिक्स वगैरह, वो किस बेस्ड पे होता है इसके बारे में इसमें बताया गया। वैल्यू एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वैल्यू एजुकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत, इसके बारे में हमें बताना है। तो मूल्यपरक शिक्षा, यहाँ एज पर यूजीसी गाइडलाइंस 2021 मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन एकेडमिक प्रोग्राम द एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेवल 6 करस्पॉन्डिंग टू। तो यूजीसी गाइडलाइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से उसमें जब आप पढ़ोगे लास्ट वाले में, तो उसमें बताया गया कि कौन कौन सी नीतियाँ लाई गई हैं हायर स्टडीज़ में क्या। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द बॉडीज़ व्हिच रेगुलेट प्रोफेशनल एजुकेशन इन द कंट्री। कौन सी बॉडीज़ हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, इसके बारे में बताओ भाई। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे ICAR हो गया, तो इन सब संस्थाओं के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये कौन कौन से आ रहे हैं, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर। फिर ये प्राचीन समय में चले जाते हैं। प्राचीन समय में
मोस्ट प्रॉस्परस सिविलाइजेशन विच हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़, तो कौन कौन से था? तो इंडिया तो था ही, ग्रीस भी था यार, ग्रीस के ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। इजिप्ट, जापान और जर्मनी था कि नहीं? जर्मनी का जर्मन साहित्य था क्या? ज्योग्राफी, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिया तो था ही, ग्रीस भी था, बाकी ये जापान, इजिप्ट और जर्मनी थे कि नहीं, इसके बारे में आपको गेस करना पड़ेगा। तो कई बार गेस आपको सारे वो नहीं आएंगे, सारे ऑप्शंस आपको नहीं आएंगे, उसमें से कुछ गेस करना होगा। अगला होगा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट द इंडियन यूनिवर्सिटीज टर्न आउट ओनली द discontented horde of office seekers whom we educated for places which are not in existence for them to build। ऐसी चीज़ों के लिए हिंदी में ही पढ़ लो जल्दी से। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी? भारतीय विश्वविद्यालयों से केवल पद पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को असंतुष्ट झुंड निकलती है, जिससे हम उन पदों के लिए शिक्षित किया जो उन्हें रखने के लिए अस्तित्व में नहीं थे। तो फिर ये किसने बोला था? कर्जन, बेसेंट, डलहौजी, मैकाले, पता नहीं किसने बोला होगा। हालांकि ब्रिटिश काल के दौरान जो बोलेगा वो मैकाले की शिक्षा पे ही बेस्ड था, तो वो तो बुराई करेगा नहीं। डलहौजी ये तो हड़प नीति, सब इतने भयंकर लोग हैं। कर्जन को सुधारवादी माना जाता है, लेकिन मुझे जहाँ तक इसने भी बी लगाया, देख लेना अपने हिसाब से कौन होगा। अब देखो यहाँ पे पूरा पैसेज दिया हो, इतना पूरा पैसेज पढ़ोगे तब जा कर के ये एक क्वेश्चन का उत्तर दोगे फिर इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे, फिर इसका एक। कुछ लोग तो प्रश्न बाद में पढ़ते हैं, पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। तो पहले भैया ये पढ़ लो, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले पढ़ो, फिर उसके बाद इसको पढ़ो, तब आपका ठीक। अब 4-5 पैसेज है, अगर आपने इसमें दिमाग ख़राब कर लिया ना, अच्छे से एक बार मस्ती से ख़राब कर लिया ना, तो आपका वो जो 100 नंबर का पेपर है वो गोबर हो जाएगा। तो बहुत आराम से दिमाग मत ख़राब कर देना, ये खा जाता है। 5 पैसेज करने के चक्कर में आप फंसे ना, तो ये खा जाएगा, आपका इरिटेट कर देगा पूरा, मतलब ये जो समझने सोचने की क्षमता है ना, पूरा पी जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है, इतना पूरा लील जाएगा इस पूरे, मतलब एग्जॉस्ट कर देगा आपके पूरे माइंड को। तो बहुत संभल के प्रैक्टिस कर लेना। जब आप प्रैक्टिस में देख लेना कि प्रैक्टिस करते समय आपका ये पूरा दिमाग खा रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना बराबर हो और आपने उतना लिखा, पता चले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से आपने पढ़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत मज़ा आता है पैसेज को सॉल्व करने में, लेकिन सज़ा भी ये बहुत देता है। तो मेरे हिसाब से आप बहुत अलर्ट होकर के पूरे PIQ को करना। तो ये भी एक ही PIQ मैंने डिस्कस किया है। जस्ट मैंने डिस्कस क्या किया है कि किस तरह से इसका नेचर होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक से, उसको आप समझ पाओ। आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर ये सारी चीज़ें आप कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मैं समझा पाया हूँ तो भला होगा आपका। और कई इसमें कमियां थी। मैं यहाँ पार्क में बना रहा था वीडियो, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइजेज़ और बुरी चीज़ें जो आसपास में सब इस वीडियो में आ गई। तो आपने इतने ध्यान से वीडियो सुना तो निश्चित तौर पे आप में वो धैर्य हैं। मैं आपके परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको आपका परीक्षा निकले, आपका JRF क्लियर हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियोस में हम लोग एक दिन पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें कम से कम 2 घंटे का समय, 2-2.5 घंटे का समय लेंगे, और मैं आराम से बोलूँगा जिससे मैं थकूँ ना और पूरा डिस्कस हो जाए पेपर। फिर मैं उसमें आंसर की भी अपने साथ में रखूँगा, जिससे उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ में हम लोग डिस्कस कर पाएँ। तो आप लोग पढ़ते रहें और ज्ञान प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।